Assalamu alaikum. This is lecture number 26 for the course LSM 733 Production Operations Management. And I am Usman bin Saif. In the last session we concluded the chapter of just-in-time. We talked about what is just-in-time scheduling, what is Kanban, what is Toyota production system and the lean operations. और इसमें हमने देखा था कि स्केजुलिंग बेसिकली क्या होती है, प्लान होता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी एक्टिविटी आपने कब करनी है. तो जब जस्ट इन टाइम की स्केजुलिंग आप कैसे करते हैं, जस्ट इन टाइम की स्केजुलिंग अपने सप्लायर्स के साथ मिलके आप लेवल बेस पे कि हाउ व्हेन कैन द सप्लायर प्रोवाइड द इन्वेंट्री एंड व्हेन डू यू एक्चुअली नीड द इन्वेंट्री, और उसके हिसाब से आप दोनों मिलके प्लान कर लेते हैं कि हम स्केड्यूल कर लेते हैं और उस प्लान को फाइनलाइज कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं ताकि कर लेते हैं और उसमें फिर दोबारा कोई चेंज पॉसिबल नहीं होती. और कानबान टेक्निक हमने एक इसमें डिस्कस की थी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टेक्निक वाज डिवाइज्ड इनोवेटेड बाय टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन. और टोयोटा में होता क्या है, बेसिकली कानबान कहते हैं जापानीज वर्ड है कार्ड के लिए. कार्ड, कोई भी आप कार्ड लिखते हैं, कार्ड पोस्ट करते हैं, इसी तरह आप कार्ड किसी चीज़ के ऊपर लगा देते हैं. कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो किसी को तो आप अपना कार्ड के ऊपर लिख, किसी भी कार्ड पर लिख के वो उस चीज़ के ऊपर लगा देते हैं कि जी दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस थिंग. इसी तरह कानबान जो है टेक्निक है उसमें क्या होता है कि आप हर लेवल के ऊपर आप एक कार्ड लगा देते हैं, बेसिकली ऑथराइज कर देते हैं अपने इन्वेंट्री को टू बी प्रोसेस्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल. उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे फिर एक और कार्ड उस पर लग जाता है टू बी, जो कि ऑथराइज कर रहा होता है अगले वर्क फोर्स को टू प्रोसेस इट फॉर द नेक्स्ट लेवल. फिर इसका सिस्टम का एक बहुत जो बड़ा और मेजर फ़ायदा है वो ये है कि कानबान सिस्टम के थ्रू आप जब अब यूज़र और जो वर्कर है वो अगर फेस टू फेस सामने नहीं है तो वो उस कार्ड के थ्रू कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल के वो यूज़र को दे सकता है. हमने लास्ट उसमें सेशन में बेसिक दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी. तो टोयोटा की थी कि टोयोटा में क्या होता है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, जब आपको मटेरियल रिक्वायर्ड हो उसी वक्त मटेरियल पहुंच जाए और जहां पे जिस मशीनरी पे रिक्वायर्ड हो उस मशीनरी पे पहुंच जाए. अब मटेरियल पहुंच गया, अब लेट्स सपोज देयर आर 3 प्रोडक्ट्स, तो हर मटेरियल के ऊपर एक एक कार्ड लगा हुआ होता है कि ये मटेरियल जो है इसमें इस कंपोनेंट ये के लिए इस कंपोनेंट के लिए या इस बैच के लिए ये मटेरियल यूज़ होगा, इस बैच के लिए मटेरियल यूज़ होगा, इस बैच के लिए मटेरियल होगा. फिर उसके बाद मशीनरी उसको प्रोसेस करती है. उसके बाद 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए. अब हर मटेरियल के ऊपर फिर एक और कार्ड लग जाता है जो कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कि अब ये मटेरियल ये इन्वेंट्री प्रोसेस हो गई है, इतने % प्रोसेस हो गई है, इसके ऊपर ये चीज़ फिट कर दी है, ये चीज़ फिट नहीं हुई, और अब ये किसके पास फिटिंग के लिए जाएगी और फर्दर ये कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन या स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन क्या है इस प्रोडक्ट के लिए. अब वो कार्ड लगा के नेक्स्ट प्रोसेस में वो फिर कार्ड लगा उसके ऊपर वो अपना प्रोसेस फिनिश करता है, फिर वो एक और कानबान उसके ऊपर या कार्ड उसके ऊपर लगा के फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाती है. सो इस तरह से एक तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, फिर ऑथराइजेशन है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर, फिर एक और भी इसके अंदर पुल पुश का भी एक सिस्टम जो है वो डिवाइस्ड है. वो इस तरह से कि एक प्रोसेस से जब आप अपना प्रोसेस इन्वेंट्री फिनिश कर लेते हैं और उस पर कार्ड लगा के आप नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो ज़रूरी हो जाता है कि वो उसको प्रोसेस करे और फिर आगे सेंड करे. इस तरह इम्प्रूव थ्रूपुट भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है. फिर टोयोटा में एक तो ये सिस्टम यूज़ हो रहा है और इसको जर्नल हमने एक एग्जांपल और ली थी कि आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं और जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे जाके आप क्या करते हैं, पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं. सेल्फ सर्विस होती है,
सेल्फ सर्विस है, ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेट्स सपोज आपका ऑर्डर आपने प्लेस किया, उन्होंने आपको ऑर्डर नंबर 24 दे दिया और आपको कहा कि आप अपनी टेबल के ऊपर, वो आपको एक कार्ड दे देते हैं और कार्ड कहते हैं कि जी ये टेबल पे अपनी कार्ड रख लें। आप वो कार्ड जो होता है वो ला के अपनी बेसिकली कार्ड के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल दे रहे होते हैं कि जी दिस इज ऑर्डर नंबर 24, टेबल नंबर, दिस इज टेबल 24, फॉर दिस टेबल द ऑर्डर नंबर इज 24। 2-3 तरह से, जिस तरह से आप मर्जी उसे कह लें। तो अब क्या हो रहा है कि वो ऑर्डर आपने प्लेस किया, ऑर्डर जा रहा है किचन में, किचन के अंदर देयर इज एन असेंबली लाइन सिस्टम, आपकी ट्रे है, ट्रे के अंदर उन्होंने 24 नंबर कार्ड रख दिया और उसके ऊपर लिख दिया, उस कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है कि ये जो ट्रे है, इस ट्रे का क्या ऑर्डर है, इस ट्रे में 2 बर्गर्स चाहिए, 2 ड्रिंक्स चाहिए, 2 फ्राइज चाहिए। अब वो 2 बर्गर्स असेंबल होके उसके उसी ट्रे में रख दिए, 2 ड्रिंक्स रख दिए, 2 उन्होंने वो रख दिया और वो घूम के जो फिनिश होके जो आपकी ट्रे थी वो ट्रे आपकी बाहर काउंटर पे आ गई। काउंटर पे देयर इज स्टाफ अवेलेबल जो देखता है कि जैसे ही वो जो ट्रेज आती जाती हैं वो उनकी टेबल्स के ऊपर अब टेबल्स रेस्टोरेंट में ढेर सारी टेबल्स हैं, हाउ विल ही आइडेंटिफाई कि कौन सी टेबल पे ये ऑर्डर डिलीवर करना है। तो वो क्या उस टेबल के ऊपर, उस ट्रे के ऊपर एक कार्ड लगा हुआ होगा जिसे हम कानबान या इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं और उसके ऊपर टेबल नंबर लिखी होगी और सेम वैसा कार्ड एक उस टेबल पे भी पड़ा होगा, तो वो टेबल्स कार्ड्स मैच करके उस टेबल के ऊपर वो पहुंचा देता है। सो दिस इज द सेम प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, सर्विसेज में भी यूज़ होता है, जिसके अंदर कार्ड के थ्रू आप सिग्नल करते हैं या ऑथराइजेशन है या ऑथराइज करते हैं या अपने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं। Then we talked about in the last session we talked about Toyota production system कि Toyota की production system जो है वो उसमें what are the basic features of it। तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी थी कि एक तो Toyota अपने मिनिमम लो लेवल जो एम्प्लॉय है उसको भी एम्पावर करता है डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूवमेंट, रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ एज नॉलेज वर्कर्स और मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी, ये सारे फीचर्स उन्होंने अपने सिस्टम में बिल्ट इन उन्होंने फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं अपने सिस्टम में। एंड और उसकी जो बेसिक थीम है वो ये है कि एवरी एम्प्लॉय की ये ड्यूटी है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि वो टोयोटा के प्रोसेसेस, टोयोटा की प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो जो भी डिसीजन अपने लेवल पे ले सकेगा वो लेगा। देन वी टॉक्ड अबाउट लीन ऑपरेशंस। लीन ऑपरेशंस में हमने डिस्कस किया था कि लीन ऑपरेशंस बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेड ऑपरेशंस होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कस्टमर से ऑर्डर लेके अकॉर्डिंगली हम अपने ऑपरेशंस को फिर उसके टेलर कर लेते हैं, हम उसको चेंज कर लेते हैं। Then in the last session we started with the chapter of maintenance and reliability operations. Very important concept, maintenance and reliability. We started with the case profile or the case study of Orlando Utilities Commission. ऑरलैंडो फ्लोरिडा में एक कंपनी है जिसका नाम OUC है, ऑरलैंडो यूटिलिटीज़ कमीशन, जो कि क्या करती है वहाँ पे जितने पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, जितने पावर जनरेशन वहाँ पे टरबाइंस लगी हुई हैं, उन सब की वो मेंटेनेंस करते हैं। अब मेंटेनेंस करते हैं, हर पावर जनरेशन प्लांट की साल में एक दफ़ा मेंटेनेंस करते हैं, उसको साल में एक दफ़ा रोक के कम्प्लीटली स्टॉप करके बंद करके शट डाउन करके उसकी मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें 1 हफ्ते से 3 हफ्ते लगते हैं। फिर हर टरबाइन को एवरी 3 इयर्स स्टॉप करते हैं, उसको शट डाउन करके उसकी कम्प्लीटली ओवरऑलिंग करते हैं। वो ये क्यों करते हैं हमने ये बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि अब वो जो रोक रहे हैं अपनी मशीन को, अब कंप्लीट ओवरऑल में 6 to 8 वीक्स लगते हैं, 8 हफ्ते लग जाते हैं। और पर डे जो मशीन की जो उनके टरबाइन की को स्टॉप करने की कॉस्ट है दैट इज़ $110,000, $1,10,000 उनको कॉस्ट आती है पर डे। 8 हफ्तों से अगर मल्टीप्लाइड करें तो इट्स अ ह्यूज सम। लेकिन हैविंग सेड दैट मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी
ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑरलैंडो यूटिलिटीज़ कमीशन कि अगर वो इनको मेंटेन नहीं करेंगे, अपने उसको हर साल मेंटेन नहीं करेंगे, हर साल ओवरऑल नहीं करेंगे अपने टरबाइंस को, तो क्या होगा कि किसी दिन टरबाइन टूट जाएगा, किसी दिन टरबाइन रुक जाएगा, और एक दिन उसके स्टॉप होने की या पावर ब्रेक होने की कॉस्ट क्या है, $350,000 से लेके $600,000 तक, $6 लाख पर डे कॉस्ट है। तो विच वन इज़ मोर, आप उसको मशीन को एक दफ़ा रोक के उसको मेंटेन कर लें, या आप मशीन को ख़राब करके उसके बाद ठीक करने में टाइम लगाएं, उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा और आपकी कॉस्ट बहुत ह्यूज कॉस्ट आएगी। फिर वो एक और चीज़ उन्होंने केस स्टडी में बताई कि वो एक दफ़ा उसकी मेंटेनेंस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रोटर, एक जो टरबाइन का एक रोटर का ब्लेड था उसमें क्रैक आया हुआ था। अब अगर वो क्रैक उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर ना किया होता या वो उसको मेंटेन ना करते तो उन्हें कैसे पता चलता कि क्रैक हो गया, और वो क्रैक अगर ना रिपेयर होता तो किसी दिन उसका ब्लेड टूट जाता, और वो ब्लेड टूटने की वजह से जो पार्ट्स डैमेज होते उसकी कॉस्ट $27 मिलियन है। सो मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी extremely important when it comes to manufacturing as well as services. Then we talked about the strategic importance of maintenance and reliability. Then what is reliability, what is maintenance, और फिर reliability के अंदर हमने देखा था कि individual processes की reliability basically हम calculate कर लेते हैं probability calculate कर लेते हैं कि ये process है, इसकी probability क्या है कि 90% इसकी probability है कि it will not fail, सेकेंड प्रोसेस की। फिर हम टोटल सिस्टम की रिलायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने उसकी कैलकुलेशंस भी करके देखी थी। देन वी कंटिन्यूड विद मेंटेनेंस के मेंटेनेंस हमने बात की कि जी मेंटेनेंस दो तरह की होती है, और हमने लास्ट सेशन में एक फॉल्ट रेट भी हमने फेलियर रेट भी हमने कैलकुलेट करके देखा था। हमने फेलियर रेट पर यूनिट आवर में भी कैलकुलेट करके देखा था, परसेंटेज ऑफ फेलियर्स भी कैलकुलेट करके देखी थी। फिर हमने मेंटेनेंस के अंदर दो चीज़ों को हमने डिस्कस किया था कि मेंटेनेंस दो तरह की होती है, एक प्रिवेंटिव होती है और एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है। और हमने उसमें देखा था कि हम एक तो, और फिर मेंटेनेंस के अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट पे देखा था कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रिवेंटिव को, और उसके बाद हम रिपेयरिंग कैपेबिलिटी अपनी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं, हमने उसकी टेक्निक्स देखी थी। नाउ कमिंग ऑन टू द एजेंडा फॉर दिस सेशन, विल टॉक अबाउट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, फिर टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। Then we'll start with the new chapter which is decision modeling. We'll talk about decision making कैसे होती है, उसके matrices क्या होते हैं, decision आप कैसे लेते हैं, उसके models कौन कौन से हैं, decision tables क्या होते हैं, decision making under uncertainty, decision making under risk, expected value of perfect information. These are the topics that we are going to discuss in today's session. Let's start the session with the maintenance cost. The traditional view attempted to balance this maintenance cost topic belongs to the chapter of maintenance and reliability. The traditional view attempted to balance preventive and breakdown maintenance cost. Typically, this approach failed to consider the true total cost of breakdown, inventory, employee morale, scheduled unreliability. जब हम कहते हैं ना मेंटेनेंस कॉस्ट हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी मेंटेनेंस कॉस्ट हम कहते हैं कि जी मशीन को हमने स्टॉप किया, स्टॉप करने की वजह से हमें जो लॉस हो रहा है, फिर मशीन के ऊपर जो पार्ट्स लग रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, वो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है। बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉट ओनली what you are actually spending on your machinery, it is other than that. अदर चीज़ें क्या चीज़ इसमें आ जाती हैं, हमने जो चीज़ें कंसिडर नहीं की, एक तो कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन,
प्लस इन्वेंट्री, जो हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हम स्पेंड करेंगे, फिर हम एम्प्लॉय मोरल, मशीन ख़राब हो गई, एम्प्लॉय का मोरल भी उससे डिस्टर्ब होता है, फिर स्केड्यूल्ड अनरिलायबिलिटी, फिर हमारी मशीन अनरिलायबल हो जाती है। This is a graph for cost and maintenance commitment. Cost बढ़ती है, मेंटेनेंस कमिटमेंट बढ़ती है, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। ऑप्टिमल पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं कि हमें कितनी मेंटेनेंस करनी चाहिए। नाउ ब्लू लाइन में हम देखते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट है, और ग्रीन इज द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट तो हम क्योंकि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स के हम स्टार्ट होती है, प्रिवेंटिव आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम इसके अंदर टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि ब्रेक डाउन और प्रिवेंटिव की वजह से टोटल हमारी कॉस्ट कितनी है। दैट इज़ एक्चुअली द लो ऑप्टिमम पॉइंट, लोएस्ट कॉस्ट मेंटेनेंस पॉलिसी, कि हम मेंटेनेंस करते हैं लेकिन लोएस्ट कॉस्ट पे करते हैं, सो दैट कि हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज ना हो। देन उससे क्या होता है कि हमारी जब हम लोएस्ट कॉस्ट मेंटेनेंस पॉलिसी करते हैं तो उससे हमारी ब्रेक डाउन कॉस्ट बढ़ जाती है। हम मेंटेन करने के लिए हम सबसे कम पैसे खर्चे, मेंटेन करने पे हम कोशिश करें कि ना ही मेंटेन करना पड़े, तो हमारी उससे ब्रेकेज कॉस्ट बढ़ती है, ब्रेक डाउन कॉस्ट बढ़ जाती है, और हमारी प्रिवेंटिव जो है वो भी कम हो जाती है, तो हमारी एक्चुअली टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रही होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट की हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। शुड द फर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑन देयर प्रिंटर्स? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 हैं, नंबर ऑफ मंथ्स दैट ब्रेकडाउन्स अकर्ड 2, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1 है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दैट ब्रेकडाउन अकर्ड 8, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स 2 हैं, नंबर ऑफ मंथ्स दैट ब्रेकडाउन अकर्ड 6, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स 3 है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दैट अकर्ड 4, टोटल जो है नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं दैट इज 20। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 का मतलब है कि 2 महीने में कोई ब्रेकडाउन नहीं था, फिर एक ब्रेकडाउन आया 8 महीने में, 2 ब्रेकडाउन आए 6 महीने में, 3 ब्रेकडाउन हुए 4 महीने में। एवरेज कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन क्या है? $300 है। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि पहला जब हमारे पास कोई ब्रेकडाउन नहीं था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 थी। उसका मतलब ब्रेकडाउन होने की फ्रीक्वेंसी 0.1 है, 90% हम कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ। देन हमारे पास जब 2 ब्रेकडाउन हुए थे तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी 0.3 थी, कि हमारी 30% देयर इज अ चांस के देयर बी नो ब्रेकडाउन। फिर 8/20 इसका मतलब 40%, 4/20 0.2%। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इनटू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। पहले हम फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं कि जी ब्रेकडाउन होने की कितनी दफ़ा ब्रेकडाउन का चांस है, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा ब्रेकडाउन हुआ है। जब एक ब्रेकडाउन था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 थी, 2 ब्रेकडाउन होंगे तो 0.3 थी, 3 ब्रेकडाउन होंगे तो फ्रीक्वेंसी 0.2 थी। नाउ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, हम टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स हम पूरे सिस्टम के देखें तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स आ गए हमारे पास इनटू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 0 इंटू 0.1। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 था, ना पहले में 0 था और फ्रीक्वेंसी 0.1 थी। दूसरे के अंदर नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1 था तो फ्रीक्वेंसी 0.4 थी, तीसरे में 2 था 0.3 थी, तीसरे में 3 ब्रेकडाउन्स थे और 0.2 थी। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 1.6 ब्रेकडाउन्स पर मंथ। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स पर मंथ हमारे पास आगे एक्सपेक्टेड नंबर आ गया 1.6 ब्रेकडाउन्स पर मंथ। इस कैलकुलेशन के थ्रू आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। Now compute the expected breakdown cost per month with no preventive maintenance. अब हम cost per month breakdowns की calculate कर लेते हैं with no preventive maintenance. Expected breakdown cost कितनी है? Into 300 हमने कहा था कि breakdown cost is 300, तो हमारे पास expected number of breakdowns कितने हैं? 1.6, तो $480 per month हमारे पास expected breakdown cost आ गई जब हम कोई maintenance नहीं कर रहे, preventive maintenance नहीं कर रहे।
कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती है? इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइंड, कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइंड प्लस कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। वन ब्रेकडाउन पर मंथ $300 प्लस 150 पर मंथ हमारी क्या है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो 450 पर मंथ। हायर द सर्विस फर्म इट इज लेस एक्सपेंसिव, हायर द सर्विस फर्म इट्स लेस एक्सपेंसिव। हमने दो चीज़ें कैलकुलेट की। एक हमने कहा कि हमारा ब्रेकडाउन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम नहीं कर रहे, हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे तो हमारी ब्रेकडाउन कॉस्ट क्या होगी? $480 आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि जी आप हमारी मशीन्स की करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। फिर हमारी कॉस्ट कितनी आती है? तो हम क्या कहते हैं कि जी वन ब्रेकडाउन पर मंथ का मतलब है कि $300, ब्रेकडाउन कॉस्ट $300 है ना, प्लस $150 पर मंथ। $150 हमने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो पर मंथ हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, तो इट कम्स टू 450 पर मंथ। तो 450 हमारा 480 से कम है, तो इसका मतलब है कि हम मेंटेनेंस करेंगे तो कर लें सर, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस करवा लें तो हमारी कम कॉस्ट उसके ऊपर खर्च आएगी। अगर ना ही मेंटेनेंस कराएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट खर्च आएगी। इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटीज़। अब रिपेयर कैपेबिलिटीज़ हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? वेल ट्रेंड पर्सनल्स, अपने स्टाफ को हम अच्छी तरह वेल ट्रेन कराएं, एडिकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, एबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिपेयर प्लान एंड प्रायोरिटीज़, हम रिपेयर प्लान बनाएं, प्रायोरिटी पे रिपेयर कराएं, मेंटेनेंस करें, एबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डू मटीरियल प्लानिंग, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कॉजेज़ ऑफ ब्रेकडाउन्स, हम अपने कॉजेज़ को करें, ब्रेकडाउन के कॉजेज़ को हम अटेंड करें, उनको देखें क्यों ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। फिर एबिलिटी टू डिज़ाइन वेज टू एक्सटेंड मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स, डिज़ाइन वेज टू एक्सटेंड मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स के, दो फेलियर्स के दरमियान का जो मीन टाइम है उसको एक्सटेंड, ताकि एक अगर साल में 2 दफ़ा आपके हो रहे हैं फेलियर्स हो रहे हैं, ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, तो उसकी बजाय आपके साल में एक फेलियर होना चाहिए। How maintenance is performed? Operator, maintenance department, manufacturer's field, department service, return equipment. Preventive maintenance cost less and is faster the more we move to the left. हम जितना ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ का मतलब है ऑपरेटर जो मशीन को चला रहा है वो उसको साथ साथ मेंटेन करता जाए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते जाए, मैन्युफैक्चरर फील्ड सर्विस जो है वो उससे उतनी ही जो है वो कम वो होती जाएगी, और वो भी उनको उसको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करते जाए, तो हमारी प्रिवेंटिव ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारी मेंटेनेंस हमें कम करनी पड़ेगी। रादर दैन मेंटेनेंस पे खर्च कम करना पड़ेगा, रादर दैन कि अगर हम करेंगे जो कॉम्पिटेंस इज हाई एज वी मूव टू द राइट, तो फिर क्या है कि हमें ब्रेकडाउन की वजह से हमारे डिपार्टमेंट को फुल सर्विसिंग और इक्विपमेंट रिटर्न करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर फील्ड सर्विस उतनी ज़्यादा हमारी होती जाएगी, कंपोनेंट उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। मैन्युफैक्चर फील्ड सर्विस होता है कि जिस मैन्युफैक्चरर से आपने मशीन ख़रीदी है उनको बुला के आपको ठीक करानी पड़ेगी, तो उस पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा इनकर होगी। सर्विसिंग डिपार्टमेंट को हायर करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट उस पर इनकर होगी। Total productive maintenance. Designing machines that are reliable, easy to operate and easy to maintain. Emphasizing total cost of ownership when purchasing machines so that service and maintenance are included in the cost. Developing preventive maintenance plans that utilize the best practice of operators, maintenance departments and department services. Training workers to operate and maintain their own machines. Total productive maintenance कहते हैं आपने मशीन्स को डिज़ाइन करना है कि वो रिलायबल हों, ईजी टू ऑपरेट और ईजी टू मेंटेन। फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप व्हेन परचेजिंग मशीन सो दैट सर्विस एंड मेंटेनेंस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। एक तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं कि जी आप वो मशीन्स खरीदें या वो मशीन्स प्रोड्यूस करें, वो मशीन्स बनाएं जिसकी के जो रिलायबल हों,
ईजी टू ऑपरेट हों और मेंटेन करना उन्हें आसान हो। और उसके बाद जब मशीन आप किसी कंपनी से ख़रीदते हैं तो उसके साथ उसकी सर्विस भी आप ख़रीदें, वो कॉस्ट में इंक्लूड करें। और प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस प्लान्स बनाएं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप सिखाएं, ट्रेन करें अपने ऑपरेटर्स को, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, और वर्कर्स की फिर ट्रेनिंग कराएं, ऑपरेट एंड मेंटेन देयर ओन मशीन, कि आप मशीन को प्रॉपरली कैसे ऑपरेट करें और मेंटेन भी करें। तो ये सारी चीज़ें टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाती हैं। एस्टैब्लिशिंग मेंटेनेंस पॉलिसीज, सिमुलेशन, computer analysis of complex situations, model maintenance program before they are implemented, physical models can also be used. Expert systems, computers help users identify problems and select course of action. Now हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस पॉलिसी बना लेते हैं कि आपने अपनी पॉलिसीज डेवलप कर लेते हैं, मेंटेनेंस कैसे करनी है, और उन पॉलिसीज का हम एनालिसिस करते रहते हैं, थ्रू कंप्यूटर एनालिसिस करते रहते हैं हम उसकी कॉस्ट और उसके ब्रेकडाउन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिवेंटिव कॉस्ट का साइमुलेशन के थ्रू हम उसको साइमुलेट करते रहते हैं कि जी अगर हमारी ब्रेकडाउन कॉस्ट इतनी हो जाए तो हमारी प्रिवेंटिव इतनी हो, तो विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हम उसमें से डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं अपनी मेंटेनेंस पॉलिसीज़ को एनहांस और इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी. Now let's move on to the new chapter, which is decision modeling. The decision making process. Decision होता क्या? Decision, any फैसला, किसी बात का भी आप फैसला करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने आज सुबह ऑफिस जाना है या नहीं जाना, आप डिसाइड करते हैं कि I'll go to the office, आप फैसला करते हैं मैं ऑफिस जाऊंगा। पहले आप क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दो डिसीजन था ना, ईदर टू गो टू द ऑफिस, ईदर यू डू नॉट गो टू द ऑफिस। जाएंगे, जाने के लिए भी आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, और ना जाने के लिए भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो होगा कि आपने ऑफिस जाना है तो आपको गाड़ी चलानी, गाड़ी जो है आपने गाड़ी में फ्यूल का एक्सपेंस आएगा, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस अगर छुट्टी करेंगे तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे, ये सारी क्वांटिटेटिव है। फिर क्वालिटेटिव है कि आपका बॉस नाराज़ होगा, आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चला के आप थकेंगे, जाने में जाके चला के जाएंगे, वापस आके चलाएंगे, सारा दिन काम करने में थकेंगे भी आप, फिर आपके कोलीग्स भी पूछेंगे आपका क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, एंड ऑल दैट थिंग्स। सो व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देन? डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम क्या है? ऑफिस जाना नहीं जाना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? उसकी लॉजिक क्या है जाने की, हिस्टोरिकल डाटा क्या, आप रोज़ ऑफिस जाते हैं नहीं जाते, मार्केटिंग रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, मॉडलिंग, एंड देन क्वालिटेटिव इमोशंस, इंट्यूशन, आज ऑफिस जाने का दिल कर रहा है नहीं कर रहा। एक आपका सेल्फ इंट्यूशन होता है कि यार आज मुझे ज़रूर ऑफिस जाना चाहिए, हो सकता है आज इंस्पेक्शन टीम आ जाए। दिल नहीं कर ऑफिस जाने का, यू आर सिक, आप कह रहे हैं यार छुट्टी कर लूँ, क्या करूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि आज इंस्पेक्शन टीम वालों ने आना है तो मुझे जाना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, रूमर्स, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं, क्वांटिटेटिव हैं, इन दोनों की बेस पे आप डिसीजन लेते हैं कि जी ठीक है फिर मुझे ऑफिस जाना चाहिए। मॉडल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन हेल्प मैनेजर्स टू गेन डीपर इंसाइट्स इनटू द बिजनेस, make better decisions, better assesses alternative plans and actions, deeper insights into the business. अब आपने एक डिसीजन लेना है प्रोडक्शन का, कितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करने। एक तो आपने जर्नल और नो हाउ, जर्नल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस किया कि जी मेरे पास ऑर्डर 10 यूनिट्स का है तो मैं 12 प्रोड्यूस कर लूँ या 14 प्रोड्यूस कर लूँ, 12 प्रोड्यूस कर ले तो मेरा ख्याल है थोड़े 3 एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो ठीक है, फिर वो 3 नेक्स्ट मंथ में भी सेल हो सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन द डीपर इंसाइट इनटू दिस डिसीजन इज कंप्यूटर्स या आपके जो हैं साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड से आप कैसे डिसीजन मॉडलिंग में आपको हेल्प मिलती है मैनेजर्स को
कि वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स कॉस्ट को मैन्युफैक्चर करने की क्या कॉस्ट है, उसके बाद उसकी होल्डिंग कॉस्ट क्या है, फिर उसका मार्केटिंग, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें. अगर इफ यू डू नॉट हैव अ डीपर और अ ग्रेटर इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, तो आप फिर सिर्फ आप देख रहे होंगे कि यार डिमांड सिर्फ 10 यूनिट्स की है, चलो कोई बात नहीं 15 प्रोड्यूस कर लूँ, लेकिन वो जो 15 आप 5 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें उसका एक्चुअली इम्प्लीकेशंस हैं. क्वांटिफाई, रिड्यूस एंड अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग बिजनेस प्लान्स एंड एक्शंस. आप क्वांटिफाई करते हैं, उस क्वांटिफिकेशन के थ्रू आप रिड्यूस करते हैं अपनी अनसर्टेनिटी अराउंड द बिजनेस. अनसर्टेनिटी क्या होती है, जो कि जिसको हम रिस्क भी कहते हैं. अनसर्टेनिटी ला यकीनी, कि आपको पता नहीं है, यकीन नहीं है कि कल को मार्केट कंडीशंस क्या होंगी, इस प्रोडक्ट की डिमांड कल रहेगी या नहीं रहेगी, व्हाट विल हैपन. स्टेप्स टू गुड डिसीजंस. Define problem and influencing factors. Define problem and influencing factors, establish decision criteria, select decision making tool, models, identify and evaluate alternatives using decision making tools, select best alternative, implement decision, evaluate the outcome. अब एक अच्छा rational decision लेने के लिए these are the essential steps. सबसे पहला तो problem को define करें और उसके influencing factors. फिर आप डिसीजन का क्राइटेरिया क्या, किस बेस पे आपने डिसीजन लेना है. फिर डिसीजन मेकिंग के लिए आप कोई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, टूल यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है. फिर उस डिसीजन के ऑल्टरनेटिव डिसीजंस क्या हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को आप कैसे एवेलुएट करते हैं. उसके बाद आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके अंदर से आप सिलेक्ट करते हैं. फिर आप अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर आउटकम को मेजर करते हैं, एवेलुएट करते हैं. सो दीज आर द स्टेप्स टू गुड मेकिंग अ गुड डिसीजन. Benefits of using decision models: allow better and faster decisions, less expensive, disruptive than experimenting with the real world system, allow managers to ask what if questions, forces a consistent and systematic approach to the analysis of problem, requires managers to be specific about constraints and goals. Decision making models. Decision making models जो हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं बेसिकली डिसीजन को लेने में, आपको बेहतर डिसीजन लेने में, जल्दी लेने में, रैशनली लेने में. और उसके अंदर आप सिचुएशंस भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा. तो आप उसमें बेहतर डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आप दोनों व्हाट इफ्स को अकाउंट फॉर कर सकते हैं. लिमिटेशंस क्या है मॉडल्स की, डिसीजन मॉडल्स की? मे बी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग टू डेवलप एंड टेस्ट, may be unused, misused or misunderstood and feared due to mathematical and logical complexity, may downplay the value of qualitative information, may use assumptions that oversimplify the real world. और limitations models को, decision models जो हम यूज़ करते हैं उनकी limitations क्या हैं? एक तो expensive, time consuming है, फिर उसके बाद आप उसको misuse भी कर सकते हैं, फिर उसको आप मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. फिर आप उसके अंदर उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देख रहे हो तो आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ऑल टुगेदर मिस कर सकते हैं. आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को अकाउंट फॉर ही ना करें, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखें ही ना, ये भी उसमें एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स. डिसीजन थ्योरी. ऑल्टरनेटिव, course of action or choice, decision makers chooses among alternatives. course of action, decision लेना है कि मैं ऑफिस जाना है, ऑफिस नहीं जाना, ये दो alternatives हैं, दोनों में से एक चूज करना है. state of nature, an occurrence over which the decision maker has no control. state of nature, occurrence, मैं सुबह उठा, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा ऑफिस जाऊं ना जाऊं, दो ऑल्टरनेटिव्स. तबीयत ना ठीक होना स्टेट ऑफ नेचर है जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. लेट्स सपोज ये हम डिसीजन टेबल, ये एक डिसीजन टेबल है जो कि जनरली हम तमाम डिसीजन मेकिंग्स में यूज़ करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मॉडलिंग टेक्निक जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट 1, स्टेट 2, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, तो आउटकम 1, स्टेट 1 और ऑल्टरनेटिव 1 का पहला आउटकम, स्टेट 2 ऑल्टरनेटिव 1 का दूसरा आउटकम, स्टेट 1 ऑल्टरनेटिव 2 आउटकम 3, स्टेट 2 ऑल्टरनेटिव 2 आउटकम 4. आप क्या करते हैं
देखते हैं स्टेट 1 स्टेट 2, दो स्टेट्स डिफाइन कर ली, दो अल्टरनेटिव्स डिफाइन कर लिए, फिर उनका आपने देखा कि आउटकम या रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं स्टेट 1 अल्टरनेटिव 1 को चूज़ करता हूँ तो क्या रिजल्ट होगा, स्टेट 2 अल्टरनेटिव 1 को चूज़ करता हूँ तो क्या रिजल्ट होगा, स्टेट 1 अल्टरनेटिव 2 को मैं चूज़ करूँ तो आउटकम 3 क्या, रिजल्ट 3 क्या होगा, 4 क्या होगा। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अ फर्म हैज़ 2 ऑप्शंस फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक फर्म है, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के लिए। कंस्ट्रक्ट अ लार्ज प्लांट, कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट। एक बड़ा प्लांट लगा लें, मशीन आप बड़ी फैक्ट्री लगा लें, छोटी लगा लें। वेदर और नॉट द फर्म एक्सपैंड्स, द फ्यूचर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट विल बी ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब क्या है कि कंपनी बड़ा प्लांट लगाए या छोटा प्लांट लगाए, 2 तरह की आउटकम्स होंगी, या फेवरेबल होंगी या अनफेवरेबल होंगी। इफ द प्लांट लार्ज प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड एंड द मार्केट इज फेवरेबल, मार्केट भी फेवरेबल है प्रोडक्ट के लिए और लार्ज प्लांट है, देन रिजल्ट इज अ प्रॉफिट ऑफ 200,000, 2 लाख का प्रॉफिट होगा। इफ द लार्ज प्लांट इज कंस्ट्रक्टेड एंड द मार्केट इज अनफेवरेबल, द रिजल्ट इज अ लॉस ऑफ 180,000, 1,80,000 का लॉस है। If the small plant is constructed and the market is favorable, then the result is 100,000 and unfavorable होगी तो 20,000 का loss होगा। Of course, the firm may also choose to do nothing, which produces no profit or loss. और तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि कंपनी चूज करे कि मैं कुछ भी नहीं करती, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका अब हम टेबल बना लेते हैं। स्टेट्स ऑफ नेचर क्या है? स्टेट्स ऑफ नेचर है कि मार्केट फेवरेबल है, मार्केट अनफेवरेबल। आप नया प्रोडक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं, वो मार्केट में अगर सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं कि जी मैं 3 तरह के मेरे पास डिसीजंस के ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो ये कि मैं बड़ा प्लांट बड़ी फैक्ट्री लगा लूँ, छोटी फैक्ट्री लगा लूँ, कुछ भी नहीं लगाऊँ। तो अगर मैं बड़ी फैक्ट्री लगाता हूँ, फेवरेबल मार्केट है तो 200 का प्रॉफिट है, 200,000 का। और अगर बड़ी फैक्ट्री लगाऊँ और अनफेवरेबल मार्केट हो तो मुझे 180,000 का लॉस है। फेवरेबल मार्केट और स्मॉल फैक्ट्री लगाऊं तो मेरे पास 100,000 का प्रॉफिट है, अनफेवरेबल मार्केट और स्मॉल प्लांट का $20,000 का लॉस है। डू नथिंग में कोई कॉस्ट नहीं आ रही, ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। नाउ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी क्राइटेरिया, उसी को हम कंटिन्यू करें। मैक्सिमैक्स, चूज ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेज द मैक्सिमम आउटकम फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव। ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया है कि जी मैक्सिमैक्स, चूज ऑल्टरनेटिव, वो डिसीजन लें जो कि मैक्सिमाइज कर रहा हो आउटकम को फॉर एवरी अदर ऑल्टरनेटिव। तमाम ऑल्टरनेटिव्स में से जिस आउटकम का जिसका सबसे ज़्यादा आउटकम हो उसको आप चूज कर लें। मैक्सिमिन, चूज ऑल्टरनेटिव द मैक्सिमाइजेज द मिनिमम आउटकम फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव, कि जो कि क्या करें, मिनिमम आउटकम हो, आउटकम दे रहा हो उस ऑल्टरनेटिव को आप चूज कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू, चूज ऑल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, या आप उस ऑल्टरनेटिव को चूज कर लें जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो। मैक्सीमैक्स में क्या होगा? मैक्सीमैक्स में हमने कहा कि हम आउटकम जो सबसे ज्यादा जिसकी आउटकम हम उसको चूज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आउटकम हमारी थी फेवरेबल मार्केट, लार्ज प्लांट, तो 200,000 प्रॉफिट था, हमने इसको चूज कर लिया। मैक्सिमिन के अंदर क्या होगा? मैक्सिमिन के अंदर हम क्या करेंगे? मैक्सिमम डिसीजन इज टू डू नथिंग, मिनिमम आउटकम हमने देखनी थी। मैक्सिमिन में मिनिमम हमने आउटकम देखनी थी, मिनिमम आउटकम 0 है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम फॉर ईच अल्टरनेटिव, तो हमारे पास 0 हो गई। प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन सिचुएशन, स्टेट डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन सिचुएशन होती है अंडर रिस्क, जब हमें रिस्क हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, अंडर अनसर्टेनिटी को आप क्वांटिफाई कर लेते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, यूजिंग प्रोबेबिलिटी आप डिसीजन ले लेते हैं कि इस ऑल्टरनेटिव की इतनी प्रोबेबिलिटी, इस ऑल्टरनेटिव की इतनी प्रोबेबिलिटी, इतना रिस्क है इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रिस्क इतना इन्वॉल्व है। स्टेट ऑफ नेचर्स हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस। सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव विद द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एवरेज रिटर्न फॉर ऑल्टरनेटिव इफ डिसीजन वर रिपीटेड मैनी टाइम्स। हमने आउटकम देखा था, एक हमने ऑल्टरनेटिव का आउटकम देखा था कि वह 2 लाख हमें प्रॉफिट देगा, एक हमने आउटकम देखा था कि वो हमें 1,80,000 नुकसान देगा।
अब अगर हम 2 लाख वाले जो हमने ऑल्टरनेटिव था, अगर इसी डिसीजन को हम मैनी टाइम्स रिपीट करते जाएं, एक दफ़ा हमने ये डिसीजन लिया तो हम देखें कि हमारे पास कितना, हमारे पास रिजल्ट क्या है, दूसरी दफ़ा क्या रिजल्ट है, तीसरी दफ़ा क्या रिजल्ट है, इन सारे रिजल्ट्स का हम एवरेज ले लें तो उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। तो हम उससे ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इस तरह का डिसीजन लिया जाए, फेवरेबल मार्केट हो और लार्ज प्लांट लगाया जाए तो एवरेज इतना इसके अंदर इसकी वैल्यू आउटकम की इतनी आती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वेशन को हम देखते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑल्टरनेटिव 1 के लिए नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर, जितनी हमारे पास हैं फेवरेबल अनफेवरेबल स्टेट्स हैं हमारे पास, उसके बाद वैल्यू ऑफ पे ऑफ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पे ऑफ, वैल्यू ऑफ पे ऑफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ पे ऑफ। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव 3। इन तमाम को आप ऐड कर लें तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वेशन आ जाती है। अब जैसे हम इसमें देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट मार्केट इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल मार्केट इज 0.5। दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है कि हो सकता है मार्केट फेवरेबल हो सकता है मार्केट अनफेवरेबल हो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी लार्ज प्लांट की $10,000, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी स्मॉल प्लांट की $40,000 और डू नथिंग की 0। Decision is to construct small plant. Decision is to construct small plant. Why did we take the decision of constructing the small plant? हमने देखा expected value decision हम कैसे लेते हैं? Choose alternative with the highest expected value. With the highest expected value. Maximax के अंदर अब ये 3 हमारे पास टेक्निक्स थी। Maximax टेक्निक में देखा कि हाईएस्ट आउटपुट, मैक्सिमिन के अंदर मिनिमम आउटपुट और मैक्सिमिन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास लॉस की मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम। अब क्या था उसके अंदर? एक 180,000 लॉस था, एक 20,000 लॉस था, एक 0। तो उसका मतलब मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम हमारे पास 180 और 180 था, 0 था और 20,000 था, ये नेगेटिव फिगर्स थी। तो उसमें 0 वाज द मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, दैट इज मैक्सिमिन। मैक्सिमैक्स क्या था? हमारे पास हाईएस्ट आउटपुट। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करते हैं हम? हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करें अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यूज, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू लार्ज प्लांट की 10,000, स्मॉल प्लांट की 40,000 और डू नथिंग की 0 थी। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 40,000। तो अगर हम थर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करें तो वी विल टेक द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल प्लांट। नाउ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल मार्केट 0.7 हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल मार्केट 0.3 हो जाए, तो हमारे लार्ज प्लांट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू 86,000 हो जाएगी। और ये हम कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वेशन का फॉर्मूला, उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती। तो अब क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इंक्रीज हो गई, हमारी प्रोबेबिलिटी के चेंज होने से एक्सपेक्टेड वैल्यू इंक्रीज हो गई है लार्ज प्लांट की। तो नाउ आवर डिसीजन इज टू कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट। Over what range of values for probability of favorable market is construct large plant preferred? तो expected value क्या है? 380,000 x into 180,000, 120,000 x minus 20,000। 380,000 क्या है कि हमारे पास टोटल वो है 200,000 प्लस 180,000 माइनस 180,000। तो 100,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000। तो इट विल गिव यू व्हेन यू कैलकुलेट फॉर x, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 380,000 x माइनस 180,000 इज ग्रेटर देन 120,000 x माइनस 20,000। ये हमने इक्वेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम इसे प्रोबेबिलिटी इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेंज इज, अगर हम इसको सॉल्व करें x के लिए, तो x इज इक्वल टू 0.6154। सो एज लॉन्ग एज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट मार्केट एक्सीड्स 0.6154 देन कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट।
एक दफ़ा से मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसमें अब कैलकुलेट करें, हमने अभी इससे पिछली स्लाइड तक हमने कैलकुलेट की थी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी? एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसके अंदर हमने कहा था कि वैल्यू ऑफ पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पे ऑफ। हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5 थी। 0.5 प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास फेवरेबल मार्केट की, और वैल्यू ऑफ पे ऑफ कितनी थी? 200,000। तो 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इट कम्स टू 10,000। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 10,000, और हमारे पास जो दूसरी स्टेट थी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 40,000। नाउ विच वन इज लार्जर, 10,000 और द 40,000? 40,000 इज लार्जर। जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि ले रहे होते हैं मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे होते हैं। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 40,000, तो वी विल टेक द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट स्मॉल प्लांट। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं जी फेवरेबल मार्केट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और उसकी अनफेवरेबल की 0.3 है, तो हमारी 86,000 हमारी जो प्रोबेबिलिटी फॉर लार्ज जो प्लांट है वो इंक्रीज कर जाती है। इट कम्स टू 86,000। सो द न्यू डिसीजन इज टू कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट। फिर हमने इसी को फर्दर आगे एलैबोरेट किया। हमने कहा कि अब हम रेंज देख लेते हैं। हम प्रोबेबिलिटी हमने कहा कि पहले हमने इस केस पहले फर्स्ट केस में देखा कि फेवरेबल मार्केट अनफेवरेबल मार्केट दोनों स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी। फिर हमने दूसरे केस में देखा कि फेवरेबल मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी थी स्टेट की, जो स्टेट 1 की प्रोबेबिलिटी थी वो 0.7 थी, स्टेट 2 की प्रोबेबिलिटी 0.3 थी। तो फिर हमने देखा कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, और उस पर बेस करके हमने डिसीजन लिया। अब हम एक क्राइटेरिया डेवलप करें, सेट करना चाह रहे हैं कि जी हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, कम से कम कितनी हो तो हम लार्ज प्लांट कंसिडर करेंगे, और कितनी हो तो हम स्मॉल प्लांट कंसिडर करेंगे। ऑल्टरनेटिव्स है ना, एक लार्ज प्लांट है, डिसीजन है कि जी लार्ज प्लांट बनाना है, लार्ज प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है या स्मॉल प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है, लार्ज फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, स्मॉल फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। तो और दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लार्ज प्लांट व्हेन फेवरेबल मार्केट इज 0.7 और दूसरे के लिए 0.3 अनफेवरेबल मार्केट के लिए। तो हम कहेंगे जी हम लार्ज प्लांट कब कंस्ट्रक्ट करेंगे? जब हमारी प्रोबेबिलिटी कम से कम कितनी हो, लार्जर देन व्हाट हो। अगर उससे वैल्यू से लार्ज हो तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वी कैन टेक द डिसीजन ऑन दिस क्राइटेरिया एज वेल। तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम फेवरेबल मार्केट की वैल्यू अनफेवरेबल मार्केट की वैल्यू दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें से अनफेवरेबल मार्केट की वैल्यू लेस कर लेते हैं और इनटू एक्स कर लेते हैं। और इसी तरह फेवरेबल मार्केट की वैल्यू अनफेवरेबल मार्केट की वैल्यू हमने ऐड की तो 120,000 एक्स आ गया हमारे पास। टोटल हम देख लेते हैं ना कि टोटल हमारे पास जो आउटकम है वो कितनी है, और हम इसमें नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते हैं। टोटल आउटकम हमारी थी इसमें लार्ज प्लांट के लिए वो 380,000 है। टोटल आउटकम जो हमारी स्मॉल प्लांट्स के लिए वो 120,000 है, माइनस जो उसके अंदर लॉस है या अनफेवरेबल मार्केट है दोनों में। और इसको फिर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है कि जो लार्ज प्लांट है इज ग्रेटर देन द स्मॉल प्लांट, लार्ज प्लांट इज ग्रेटर देन द स्मॉल प्लांट। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.6154 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि x अगर x जैसे हमने कैलकुलेट किया था पिछले एग्जाम्पल में कि 0.7 प्रोबेबिलिटी थी हमारी जो लार्ज प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने की, तो हमें इक्वेशन भी यही बता रही है कि अगर 0.7 विच इज ग्रेटर देन 0.6, x को अगर हम कंसिडर करते हैं 0.7 तो वो ग्रेटर देन है 0.6। तो वो कहता है कि जी x अगर 0.6154 से जो है ग्रेटर होगा तो हम लार्ज प्लांट कंसिडर करेंगे, लार्ज प्लांट को कंस्ट्रक्शन कंसिडर करेंगे। इसी तरह सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल प्लांट के लिए भी। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नाउ डिसीजन मेकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंफॉर्मेशन। हमने शुरू में बिल्कुल बात की थी डीपर इनसाइट। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उस डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन
मौजूद होगी तो आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन जब मौजूद है तब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। Expected value of perfect information places an upper bound on what one would pay for additional information. EVPI is the maximum you should pay to learn the future. EVPI is the expected value under certainty minus the maximum expected value. Expected value under certainty minus the maximum expected value. तो expected value under certainty minus maximum expected value is equals to जो हमारी expected value under certainty होती है that is best outcome for the state of nature J into the probability of the state of nature J. J हम कहते हैं एक state को कह रहे हैं, expected value under certainty। पहले हमने बात की थी एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर अनसर्टेनिटी थी, अब हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी क्या होगी, बेस्ट आउटकम। जैसे हमारा नेचर या हमारा जो स्टेट 1 थी वो क्या थी, एक फेवरेबल थी और स्टेट 2 अनफेवरेबल थी। तो हम कहते हैं कि जी जो बेस्ट आउटकम फॉर द स्टेट ऑफ नेचर, हम हमारे लिए जो बेस्ट आउटकम है वो क्या होगी, इनटू प्रोबेबिलिटी क्या है उस स्टेट की। जैसे हमारे पास थी हमारे पास लास्ट एग्जांपल में फेवरेबल हमारी थी एक स्टेट थी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 थी और हमारी बेस्ट आउटकम क्या थी, $200,000। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज बेस्ट आउटकम फॉर द फेवरेबल मार्केट क्या है, 200,000। बेस्ट आउटकम फॉर द अनफेवरेबल मार्केट 0। फेवरेबल मार्केट की बेस्ट आउटकम क्या है, 200,000। अनफेवरेबल की 0 है, 0 इसलिए क्योंकि बाकी दोनों नेगेटिव हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाता, हमारे पास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सर्टेनिटी अंडर सर्टेनिटी। एक्सपेक्टेड वैल्यू अंडर सर्टेनिटी क्या होगी, 200,000 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी। 200,000 हमारी क्या थी कि लार्ज प्लांट हमारी बेस्ट आउटकम थी अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो फेवरेबल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.5, और बेस्ट कंडीशन क्या थी, 200,000। और हमारी क्या थी उसके बाद हमारी बेस्ट आउटकम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। देखिए हम कह रहे हैं बेस्ट आउटकम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बेस्ट आउटकम की बात कर रहे हैं। तो बेस्ट आउटकम्स तो दो हैं, एक फेवरेबल कंडीशन की बेस्ट आउटकम है, एक अनफेवरेबल की। अब फेवरेबल कंडीशन की बेस्ट आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें बेस्ट आउटकम ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन माइनस मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैक्सिमम हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 40,000। इस केस में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट की थी पिछली स्लाइड्स में, जिसमें मैंने कहा था 10,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही थी हमारी लार्ज प्लांट की और 40,000 थी स्मॉल प्लांट की, और उसके बाद 0 थी हमारे पास। तो हमने कहा था कि जो 40,000 है, बिकॉज सबसे ज़्यादा हमारे पास 40,000 थी, तो हमने कहा कि 40,000 हम कंसिडर करेंगे। इट कम्स टू 60,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करें विच कम्स टू 60,000। thus you should be willing to pay up to 60,000 to learn whether the market will be favorable or not. Expected value of perfect information. Expected value of perfect information का मतलब है आपने डिसीजन लेना है, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है पूरी, ठीक है। सिनेरियो आपने देखा, सिनेरियो में क्या था कि आपने डिसीजन लेना है। डिसीजन आपने किस चीज़ पे लेना है कि आपने लार्ज प्लांट लगाएं या स्मॉल प्लांट लगाएं। और लार्ज प्लांट लगाएं तो आपको पता है फेवरेबल कंडीशन हो तो कितना आपका आउटकम होगा, अनफेवरेबल हो तो कितना आउटकम होगा। स्मॉल प्लांट अगर आप लगाएंगे तो फेवरेबल कंडीशन में कितना आउटकम है, अनफेवरेबल कंडीशन में कितना आउटकम है। नाउ इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, अगर इसको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन स्पेंड अप टू 60,000। आपने कैलकुलेट कर लिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपको मार्केट का एग्जैक्टली आपको पता हो कि मार्केट विल बिहेव लाइक दिस।
तो मार्केट के अंदर डीपर इंसाइट के लिए और इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए आप 60,000 तक यू आर विलिंग टू पे अप टू 60,000 ज़्यादा पे करेंगे नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की। तो आप परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि मुझे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको कितनी वैल्यू क्या होगी उसकी। और अगर हम पहले ही हमने उसमें देखा था, पहले केस में देखा था जब हमें प्रोबेबिलिटी दोनों सिचुएशंस की 0.5 थी, अब हमने दूसरे में कैलकुलेट दोबारा करके देख लें, जब ए आपकी फेवरेबल की जो है प्रोबेबिलिटी 0.7 है, अनफेवरेबल की 0.3 है, तो हमने उसमें कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कम्स टू 54,000। इसका मतलब है यू शुड बी विलिंग टू पे अप टू $54,000 टू लर्न वेदर द मार्केट विल बी फेवरेबल और नॉट। We have come to the end of the session. In this session, we initially started with the chapter of maintenance and reliability. We talked about what is total productive maintenance. Total productive maintenance में हमने कहा कि total productive maintenance होती है कि आप from start to the end, जिसमें आप अपनी मशीनरी ऑपरेटर, आप ये सारे डिसीजंस उसमें लेते हैं, उसमें पॉलिसी डिफाइन कर देते हैं कि जब आप मशीन ख़रीदेंगे तो साथ उसकी सर्विसेज भी ख़रीदेंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को उस पर ट्रेन भी करेंगे, उसके एनुअल मेंटेनेंस स्केड्यूल्स भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में शामिल है। फिर आपने कहा जी एनहेंसिंग टेक्निक्स फॉर मेंटेनेंस, के मेंटेनेंस को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कौन कौन से डिसीजंस आप ले सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी थी कि आप अपनी मेंटेनेंस को एनहांस कर सकते हैं स्केड्यूल्ड रेगुलर मेंटेनेंस के साथ, रादर देन जो है आप ऑन ऑफ वन बेसिस या कैजुअल। Then we started the chapter of decision modeling. Decision modeling is a very important chapter, जिसमें आपने देखा कि what is decision, how you make decisions, decision making कैसे, उसका process क्या है, models क्या क्या है उसके अंदर, फिर decision tables के भी हमने examples भी discuss की, calculations देखी जिसमें decision making under uncertainty, decision making under risk और expected value of perfect information। हमने अनसर्टेनिटी के अंदर भी देखा कि डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे, आप कैलकुलेट करके आप डिसीजन चूज़ कर सकते हैं। फिर अंडर रिस्क भी, और उसके बाद फिर आपने कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, हाउ मच यू शुड बी विलिंग टू पे। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।